नमस्कार साथियों, और आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका जो सीरीज है उसको आज मैं लेकर आया हूं। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना बेहद जरूरी है क्योंकि यह शुरुआत का विषय है। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है यह एकदम शुरुआत का विषय है, तो इसको जानना बेहद जरूरी है। जब इसको हम जान जाएंगे तो एडवांस भी हम जान जाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इसकी जो लेखन की प्रमुख पद्धतियां हैं, क्या है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की प्रमुख पद्धतियां। इसकी प्रमुख पद्धतियां हैं चार। कितनी पद्धतियां हैं? इसकी प्रमुख पद्धतियां हैं चार। कौन कौन सी? वर्णानुक्रमी पद्धति, पहली है वर्णानुक्रम पद्धति, और दूसरी है कालानुक्रम पद्धति, और तीसरी है विधेयवादी पद्धति, और चौथी है वैज्ञानिक पद्धति। ये जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है वर्णानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति को वर्णमाला पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला पद्धति भी इसे कहते हैं। वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने किया है। दो लोगों ने किया है, दो विद्वानों ने, गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने किया है। वर्णानुक्रम मतलब वर्ण के अनुसार, वर्णानुक्रम यानी वर्णमाला पद्धति इसको कहा जाता है। तो वर्णमाला मतलब वर्ण के अनुसार। जैसे केशव और कबीरदास जी हैं, तो केशव और कबीर दोनों कवि जो है अलग अलग काल के कवि हैं, लेकिन दोनों लोगों का नाम का से शुरू होने के कारण दोनों लोगों को एक साथ ही रखा जाता है। तो वर्णानुक्रम का मतलब यही हुआ, ठीक है। और दूसरी जो हमारी पद्धति है कालानुक्रम पद्धति है। वर्णानुक्रम पद्धति में वर्णानुक्रम पद्धति के अनुसार यानी इस शैली के आधार पर इतिहास ग्रंथ लिखा गया है। किसने लिखा है? गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने वर्णानुक्रम पद्धति के आधार पर अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है। और दूसरा है कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति में आते हैं कौन कौन से विद्वान आते हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु। इस पद्धति में किसी भी रचना या रचनाकार का नाम ऐतिहासिक तिथिक्रम के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ऐतिहासिक तिथिक्रम का मतलब क्या होता है? ऐतिहासिक तिथिक्रम का मतलब होता है जन्मतिथि के आधार पर। किसके आधार पर? जन्मतिथि के आधार पर। ये जो कालानुक्रम पद्धति है इसमें रचना या रचनाकारों को ऐतिहासिक तिथिक्रम के आधार पर रखा जाता है। तो किस तिथिक्रम के आधार पर? ऐतिहासिक तिथिक्रम के आधार पर रखा जाता था। जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने, केवल दो विद्वानों ने, कौन कौन से? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने इसी पद्धति पर अपने इतिहास ग्रंथ को लिखा है। और जो तीसरी पद्धति है वह है विधेयवादी पद्धति। यह पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति है। कौन सी? विधेयवादी पद्धति। इसके जनक माने जाते हैं तेन। कौन माने जाते हैं? इसके जनक माने जाते हैं तेन। लेकिन यदि देखा जाए कि हिंदी साहित्य में विधेयवादी पद्धति का जनक कौन है, तो हिंदी साहित्य में विधेयवादी पद्धति का जनक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को माना जाता है। किसको माना जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को माना जाता है। किस पद्धति का जनक? विधेयवादी का पद्धति का जनक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपना जो इतिहास ग्रंथ लिखा है वह विधेयवादी पद्धति के आधार पर लिखा है। और अगला हमारा जो पद्धति है वह है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति में जो तेन थे, तेन जो विधेयवादी पद्धति के जनक माने जाते हैं, कौन? तेन। इन्होंने विधेयवादी पद्धति को 3 शब्दों में बांटा है। कितने शब्दों में? केवल 3 शब्दों में बांटा है। कौन कौन से? जाति, क्षण और वातावरण। जाति, वातावरण और क्षण विशेष, 3 शब्दों में बांटा है। जाति, वातावरण और क्षण विशेष। और अगली पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। कौन सी पद्धति है? वैज्ञानिक पद्धति। तो वैज्ञानिक पद्धति में 3 लोग आते हैं,
कौन कौन से? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आते हैं। कौन कौन से? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आते हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आते हैं और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी भी आते हैं। इसके बाद एक और विधेयवादी पद्धति, एक और पद्धति है, वह है मार्क्सवादी पद्धति। लेकिन जो पद्धतियां हैं वो 4 ही महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सी? पहली है वर्णानुक्रम पद्धति, और दूसरी है कालानुक्रम पद्धति, और तीसरे नंबर पे आ जाता है विधेयवादी पद्धति, और चौथा है वैज्ञानिक पद्धति। तो वर्णानुक्रम पद्धति में गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर जी आते हैं, और कालानुक्रम पद्धति में किसको मैंने बताया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और मिश्र बंधु आते हैं, और विधेयवादी पद्धति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आते हैं, और वैज्ञानिक पद्धति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आते हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आते हैं और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी आते हैं। और जो मार्क्सवादी पद्धति है, मार्क्सवादी पद्धति में डॉक्टर नामवर सिंह, रांगे राघव, शिव कुमार मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी और डॉक्टर बच्चन सिंह आदि विद्वान आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का जो सूत्रपात होता है, क्या होता है? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात यानी शुरुआत कौन करता है? गारसा दत्तासी करते हैं। सूत्रपात कौन करता है? फ्रेंच विद्वान, फ्रेंच विद्वान गारसा दत्तासी। हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन पद्धति की शुरुआत गारसा दत्तासी करते हैं। कौन करता है? गारसा दत्तासी करते हैं। और ये कैसे विद्वान है? फ्रेंच विद्वान है, ये फ्रेंच विद्वान है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि गारसा दत्तासी कौन से विद्वान है, तो ये फ्रेंच विद्वान है। इनके द्वारा रचित इस्तवार दल्ला लिटरेत्यूर एंदुई एंदुस्तानी, कौन सा ग्रंथ इन्होंने लिखा है? इस्तवार दल्ला लिटरेत्यूर एंदुई एंदुस्तानी नाम से इन्होंने ग्रंथ लिखा है, जो कि 2 संस्करणों में विभक्त है। जो पहला संस्करण है इसका, वह 2 भागों में विभक्त है। ठीक है, तो पहले भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में और दूसरे भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, लिखा भी हुआ है यहाँ पर, जिसका प्रकाशन कब हुआ? 1839 ईस्वी में और 1847 ईस्वी में हुआ है। और जो इसका दूसरा संस्करण है वह 3 भागों में विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है? वह 3 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन 1971 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1871। 1900 नहीं होगा, ये होगा 1871 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। इस इतिहास ग्रंथ में कुल कितने कवि हैं? 738 कवि हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गारसा दत्तासी ने इतिहास ग्रंथ लिखा है इस्तवार दल्ला लिटरेत्यूर एंदुई एंदुस्तानी, उसमें कितने कवि हैं? इसमें कितने कवि हैं? 738 कवि हैं, जिसमें 72 कवि हिंदी के हैं और शेष कवि किसके हैं? उर्दू भाषा के हैं। तो 72 कवि यहां पर हिंदी के हैं और शेष उर्दू के हैं। देखिए 738 लिखा है ना, 738, तो 738 आपको याद कैसे करना है? ये है 73, ये कितना है? 73। 738 में पहले 73 आ रहा है ना, तो 73 में से 1 माइनस कर दीजिए, बचा 72। 73 में से 1 माइनस कर दीजिए, बचा 72। तो 72 कवि यहाँ पर हिंदी के हुए और शेष कवि किसके हैं? उर्दू भाषा के हैं। ठीक है, चलिए आगे है शिव सिंह सेंगर। तो शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा है। शिव सिंह सेंगर ने किस नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा है? तो शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा है, जो कि 1883 ईस्वी में लिखा है। कब लिखा है? 1883 ईस्वी में
लिखा है? किसने लिखा है? शिव सिंह सरोज ने, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से ग्रंथ लिखा है। शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर का कौन सा ग्रंथ है? शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में, जिसमें कवियों की संख्या कितनी है? 838 है। गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ में कितने कवियों का वर्णन किया गया था? 738, और यहां पर कितनी है? 838। और यह जो है हिंदी भाषा में लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। किस भाषा में? हिंदी भाषा में, यानी भारतीय भाषा में लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? शिव सिंह सरोज। कैसा ग्रंथ है? भारतीय भाषा यानी कि हिंदी भाषा में लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। इसमें पूर्वार्ध में तो 838 कवि थे। कब थे? पूर्वार्ध में तो 838 कवि थे, लेकिन उत्तरार्ध में जाकर 1003 कवियों की संख्या हो गई। कितने कवियों की संख्या हो गई? कवियों की संख्या 838 से बढ़कर 1003 हो गई थी। ठीक है, तो कवियों की संख्या यहाँ पर 838 है, लिखा गया है, लेकिन उत्तरार्ध में जाकर, बाद में जाकर कवियों की संख्या कितनी हो जाती है? 1003 हो जाती है। और ये जो गारसा दत्तासी का इतिहास ग्रंथ था, इस्तवार दल्ला लिटरेत्यूर एंदुई एंदुस्तानी, इसका अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। किसने किया था? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। किस नाम से किया था? हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया था। किस नाम से? हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया था। और किसने किया था? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। तो ये भी आप लोग याद रखिए कि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किया था। चलिए आगे है जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा। किसके द्वारा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा। जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने कोई भी प्रयास नहीं किया था। ठीक है, प्रयास इन्होंने किया, उन्होंने केवल सूत्रपात किया था। किसने? गारसा दत्तासी ने केवल सूत्रपात किया था। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1888 ईस्वी में, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा। किसने लिखा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो कि सच्चे अर्थों में क्या है? सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने जो ग्रंथ लिखा 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, वह सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। और इसमें कवियों की संख्या कुल कितनी है? इसमें कवियों की कुल संख्या है 952 कवि हैं। तो गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ में 738 कवि थे, और शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ में पूर्वार्ध में 838 कवि थे, और उत्तरार्ध में जाकर 1003 कवि हो गए। ठीक है, और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ में कवियों की कुल संख्या कितनी है? 952 है। कितनी है? 952 है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग मिस्र बंधु के बारे में। तो मिस्र बंधुओं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिस्र बंधुओं में कौन कौन आता है या कौन कौन शामिल है। तो वहां पर 4 विकल्प दे दिए जाते हैं। तो मिस्र बंधुओं में आप लोग जान लीजिए कि कौन कौन आता है। तो मिस्र बंधुओं में आते हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो आपको याद कैसे करना है? गणेश, आपको ऐसे याद करना है, गणेश, श्याम, सुखदेव। गणेश को याद कर लीजिए, फिर सा से श्याम और सा से सुखदेव। गणेश, श्याम, सुखदेव, सा से श्याम, सा से सुखदेव।
तो मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये 3 जो है विद्वान आते हैं। तो मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा। किस नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा? मिश्र बंधु विनोद के नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा, जो कि 4 भागों में विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है? 4 भागों में विभक्त है। और पहले 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। तो यह ग्रंथ 4 भागों में विभक्त है। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में और चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। और एक चीज यहां पर और इंपॉर्टेंट है, वह इंपॉर्टेंट है कि मिश्र बंधुओं ने जो मिश्र बंधु विनोद नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा, उसमें कवियों की संख्या कितनी है? यह क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता रहा है कि कवियों की संख्या मिश्र बंधु विनोद में कितनी है। तो मिश्र बंधु विनोद में कवियों की संख्या है 5000, यानी 4591। अगर वैसे तो एग्जाम में पूछा जाता है कि लगभग कितनी है, तो लगभग 5000 लिखा रहेगा तो उसमें लगभग जुड़ा रहेगा, लगभग 5000। और एक्यूरेट जो है वह कितनी है? 4591। कितनी है? 4591, यानी कि लगभग 5000 कवियों की संख्या है यहां पर। और आगे आ जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आते हैं तब एक क्रांतिकारी परिवर्तन होता है। क्या होता है? एक क्रांतिकारी परिवर्तन होता है। बताइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा था? चलिए, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जब आते हैं तो हिंदी साहित्य के इतिहास में एक क्रांतिकारी परिवर्तन होता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी 1929 ईस्वी में, किस ईयर में? सन 1929 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा। कब लिखा? 1929 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी 1929 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। हिंदी शब्द सागर क्या है यह भी जानना जरूरी है। तो हिंदी शब्द सागर क्या है? एक ग्रंथ है। क्या है? हिंदी शब्द सागर एक ग्रंथ है। और जो इन्होंने लिखा था 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का विकास, वह हिंदी शब्द सागर जो ग्रंथ था उसकी भूमिका के रूप में छपा था। किस नाम से छपा था? हिंदी साहित्य का विकास के नाम से छपा था। हिंदी साहित्य का विकास। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1929 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से, हिंदी साहित्य का विकास नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा था, जो 1940 ईस्वी में, ये जो हिंदी साहित्य का विकास के नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इतिहास ग्रंथ लिखा था, यह 1940 ईस्वी में ये इसका पुनर्प्रकाशन होता है। क्या होता है? इसका पुनर्प्रकाशन होता है। तब यह इसका क्या नाम हो जाता है? तब इसका जाकर नाम होता है हिंदी साहित्य का इतिहास। पहले यह किस नाम से था? पहले यह था हिंदी साहित्य का विकास के नाम से। हिंदी साहित्य का विकास के नाम से पहले यह प्रकाशित हुआ था 1929 ईस्वी में। लेकिन इसका जब पुनर्प्रकाशन हुआ, पुनर्प्रकाशन कब हुआ? सन 1940 ईस्वी में। तो जब सन 1940 ईस्वी में इसका पुनर्प्रकाशन हुआ तब इसका नाम जो है क्या पड़ा? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी 1940 ईस्वी में इसका पुनर्प्रकाशन हुआ, तब यह जाकर हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से लिखा गया। लिखा तो जा ही चुका था, इसका नाम जो है पुनर्प्रकाशन हुआ तब क्या हो गया? हिंदी साहित्य का इतिहास। तो पहले हिंदी साहित्य का विकास, बाद में पुनर्प्रकाशन हुआ तब हिंदी साहित्य का इतिहास। चलिए, इस ग्रंथ में जो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें 900 वर्षों, कितने वर्षों का? 900 वर्षों के इतिहास को 1000 कवियों के माध्यम से व्याख्यायित किया गया है।
900 वर्षों के इतिहास को 1000 कवियों के माध्यम से व्याख्यायित किया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 900 वर्षों को 1000 कवियों के माध्यम से व्याख्यायित किया गया है। ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास में पढ़ा रहा हूं, यह एकदम जो है बेसिक लेवल है। जो विद्यार्थी टीजीटी, पीजीटी और एमपी ग्रेड 1 जो मेंस का एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं, या कि DSSB की तैयारी कर रहे हैं, उनका जो हिंदी साहित्य का सिलेबस है उसमें यह सबसे बेसिक है। शुरुआत यहीं से होती है। तो ये जानना बेहद जरूरी है। जब शुरुआत की चीजों को हम अच्छे ढंग से समझ लेंगे तो आगे की चीजें जो है वो आसानी ढंग से समझ में आ जाएंगी। चलिए, शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 शाखाओं में बांटा है। शुक्ल जी ने भक्ति काल को कितने शाखाओं में बांटा है? 4 शाखाओं में बांटा है। कितने शाखाओं में? 4 शाखाओं में बांटा है। किसको बांटा है? भक्ति काल को। एक है निर्गुण धारा और दूसरी है सगुण धारा। एक है निर्गुण धारा और दूसरी है सगुण धारा। ये जो निर्गुण धारा है इसके भी 2 भाग किए गए हैं। कौन कौन से? एक है ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी है प्रेमाश्रयी शाखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 शाखाओं में बांटा है। कितने शाखाओं में? 4 शाखाओं में बांटा है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भक्ति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने शाखाओं में बांटा है? तो 4 भागों या 4 शाखाओं में बांटा है। कौन कौन सी? निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा में कौन कौन सी धाराएं आती हैं? ज्ञानाश्रयी शाखा आती है और प्रेमाश्रयी शाखा आती है। और सगुण में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों में बांटा है। और एक क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर कौन सा ग्रंथ है? ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं पादरी एडविन ग्रीव्स महोदय। कौन है? पादरी एडविन ग्रीव्स महोदय। और एक इतिहास ग्रंथ है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। इसके लेखक कौन है? FEK। कौन है? FEK। तो ये दोनों ग्रंथ लगभग एक ही तरह हैं। जैसे अंतर क्या है? स्केच और हिस्ट्री। पहला जो ग्रंथ है इसमें लिखा हुआ है स्केच, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, और दूसरा है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। और स्केच का क्या होगा? एडविन ग्रीव्स, और हिस्ट्री का FEK। ये दोनों ग्रंथों को याद कर लीजिए आप लोग। यहां पर कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती रहती है। ठीक है, यहां पर कंफ्यूजन बना रहता है एग्जाम में। लोग सोचते हैं कि ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक एडविन ग्रीव्स हैं या FEK हैं। तो 2 चीज याद करना है आपको। एक स्केच, क्या? ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, और दूसरा क्या है? ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी एडविन ग्रीव्स महोदय हैं और ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक FEK हैं। ठीक है, और एक ग्रंथ और है तजकिरा ई सुराई हिंदी या तब का सुराई हिंदी। तो तजकिरा ई सुराई हिंदी के लेखक कौन है? मौलवी करीमुद्दीन साहब हैं। कौन है? मौलवी करीमुद्दीन साहब हैं। और यह इतिहास ग्रंथ कब लिखा गया था? तो यह 1848 ईस्वी में लिखा गया। कब लिखा गया? 1848 ईस्वी में लिखा गया। तो मौलवी करीमुद्दीन का इतिहास ग्रंथ भी बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे ग्रंथ तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है। ठीक है, इसको मैं अपने हाथों से लिखा हुआ हूं और इसमें महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उन्हीं को सम्मिलित किया गया है। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम में आते हैं उन्हीं की दृष्टि से मैंने इसको लिखा है। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कितने ग्रंथों की रचना की है? 3 ग्रंथों की रचना किए हैं। तो पहला ग्रंथ है उनका हिंदी साहित्य की भूमिका। क्या है? हिंदी साहित्य की भूमिका, जो कब लिखते हैं? 1940 ईस्वी में लिखते हैं। और दूसरा है
हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी में लिखते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका कब लिखते हैं? 1940 ईस्वी में लिखते हैं। और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में लिखते हैं। और तीसरा ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आदिकाल, जो कब लिखा गया? 1953 ईस्वी में लिखा गया। ये जो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, इन तीनों में ये जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है, इसका ईयर 1952 मिलता है कहीं कहीं पर, लेकिन इसका जो ईयर है वो क्या है? 1953 है। तो आप इसको भी याद रखिए। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ग्रंथों से क्वेश्चन हमेशा बनता आया है एग्जाम में, और पूछ लिया जाता है। 4 विकल्प रहते हैं, दे दिया जाता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा ग्रंथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। तो आपको तीनों ग्रंथों को याद करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर तीनों ग्रंथों का नाम लिखा रहेगा और एक ग्रंथ अलग किसी और राइटर का लिखा रहेगा। ठीक है, तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, और हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953। तो क्या हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और आदिकाल, 3 चीजें आपको याद करनी है। भूमिका, उद्भव और विकास, और आदिकाल। किसका? हिंदी साहित्य का। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या लिखा है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। यह इतिहास ग्रंथ भी एग्जाम में 20 बार पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिंदी साहित्य संबंधी प्रमुख ग्रंथ एवं रचनाकार। अगला जो बिंदु होगा हमारा वह क्या है? हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ तथा रचनाकार। तो सबसे पहले है हिंदी काव्य धारा। हिंदी काव्य धारा के लेखक कौन हैं? राहुल सांकृत्यायन जी हैं। कौन हैं? राहुल सांकृत्यायन जी हैं। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? हिंदी काव्य धारा, हिंदी काव्य धारा में सबसे लास्ट में कौन सा अक्षर है? रा है। लास्ट में क्या है? रा है। और इसके राइटर के नाम का पहला अक्षर क्या है? वो भी रा है। तो हिंदी काव्य धारा राहुल सांकृत्यायन, रा यहां पर है, रा यहां पर है, तो हिंदी काव्य धारा राहुल सांकृत्यायन। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी हैं। कौन है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इन्होंने जब हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा था तो उसमें अति वैज्ञानिकता हो गई थी। ठीक है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। और हिंदी साहित्य का अतीत डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। चलिए, तो हिंदी काव्य धारा के लेखक कौन हैं? राहुल सांकृत्यायन। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। और तीसरे नंबर पर हिंदी साहित्य का अतीत। तो हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और अगला है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इसके लेखक आचार्य राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं। कौन है? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। और अगला है साहित्य का इतिहास दर्शन। किसका इतिहास दर्शन? साहित्य का इतिहास दर्शन। इसके लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा। देखिए, साहित्य का इतिहास दर्शन, दर्शन में यहां पर क्या है? ना है, और नलिन में भी ना है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, ना से नलिन विलोचन शर्मा, रा से राहुल सांकृत्यायन, ना से नलिन विलोचन शर्मा। और हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। कौन है?
डॉक्टर श्याम सुंदर दास। और अगला है 7वें नंबर पर राजस्थानी भाषा और साहित्य, इसके लेखक हैं मोतीलाल मेनारिया। राजस्थानी भाषा और साहित्य के लेखक हैं मोतीलाल मेनारिया। और अगला है हिंदी वीर काव्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी वीर काव्य के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं टीकम सिंह तोमर। कौन है? टीकम सिंह तोमर हैं। और हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी हैं। और हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। तो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, उ से क्या होता है? उद्भव। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, उ से उद्भव और उ से उदय नारायण तिवारी। तो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी। इतना याद रखिए कि उद्भव में उ है और इसके राइटर का नाम भी उ से है, उदय नारायण तिवारी। और कविता कौमुदी के लेखक कौन हैं? इसको तो आप लोग जानते ही हैं कि इसके लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। और भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल हैं। भाषा काव्य संग्रह के लेखक हैं महेश दत्त शुक्ल। और अगला है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास के लेखक हैं सूर्यकांत शास्त्री। कौन है? सूर्यकांत शास्त्री। और अगला है ब्रज माधुरी सार। ब्रज माधुरी सार में पहला अक्षर क्या है? बा है। क्या है? बा। तो बा से ब्रज माधुरी सार और राइटर क्या है? वा से वियोगी। बा से ब्रज माधुरी सार और वा से वियोगी हरि। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इन ग्रंथों को याद कर सकते हैं। चलिए अगला है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कम से कम 10 बार पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक दो लोग हैं, नहीं, इसके लेखक एक ही हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह हैं। जो दो लेखक हैं उसको भी अभी आगे मैं बताऊंगा आपको। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह, ये बच्चन सिंह की किताब है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ठीक है, चलिए अगला है काल विभाजन और नामकरण। अगला जो बिंदु है हमारा वह है काल विभाजन और नामकरण। तो मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने, किसने किसने? गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। किसने किसने? गारसा दत्तासी ने और शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का कोई भी प्रयास नहीं किया। और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जो थे, उन्होंने उनका जो ग्रंथ था द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसको उन्होंने 11 अध्यायों में विभक्त किया है। ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को 11 अध्यायों में विभक्त किया। इसके बाद आ जाता है मिस्र बंधुओं का काल विभाजन। तो मिस्र बंधुओं का काल विभाजन आप लोग याद कर लीजिए, एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। तो मिस्र बंधुओं का काल विभाजन में सबसे पहले आता है क्या? आरंभिक काल। पहले नंबर पे क्या आता है? आरंभिक काल। और दूसरे नंबर पे आता है माध्यमिक काल। और उसके बाद अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। तो सबसे पहले है आरंभिक काल। आरंभिक काल भी 2 भागों में बटा हुआ है, पूर्वारंभिक यानी पूर्व आरंभिक और उत्तर आरंभिक। पूर्व आरंभिक का समय है 700 से 1343 विक्रमी संवत और उत्तर आरंभिक का समय है 1344 से 1444 विक्रमी संवत। और उसके बाद आ जाता है माध्यमिक काल। माध्यमिक काल में भी इसी तरीके से पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। कितना आपको याद करना है? आपको याद करना है पूर्व और प्रौढ़। यहां पर भी पूर्व और उत्तर। आरंभिक में क्या जोड़ना है? पूर्व आरंभिक और उत्तर आरंभिक, पूर्व माध्यमिक और प्रौढ़ माध्यमिक। तो पूर्व माध्यमिक का जो समय है वह है 1445 से
1560 विक्रमी संवत और प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय है 1561 से 1680 विक्रमी संवत। ये भी आपको याद रखना है कि ईस्वी नहीं है, ये क्या है, विक्रमी संवत है। ईस्वी में जब 57 जोड़ते हैं तो विक्रमी संवत आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अलंकृत काल। अलंकृत काल हमेशा पूछा जाता है कि अलंकृत काल नाम किसने दिया है। तो मिस्र बंधुओं का काल विभाजन आप याद किए रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आरंभिक काल पूछे, चाहे माध्यमिक काल पूछे, चाहे अलंकृत काल पूछे, परिवर्तन काल पूछे या कि वर्तमान काल पूछे, इन सभी कालों को किसने विभाजित किया है, मिस्र बंधुओं ने विभाजित किया है। और मिस्र बंधुओं में कौन कौन आता है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि मिस्र बंधुओं में कौन कौन आता है। तो मिस्र बंधुओं में आते हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। चलिए अगला है इनका अलंकृत काल। तो अलंकृत काल को भी इसी प्रकार पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल में विभक्त किया है। पूर्व अलंकृत काल का जो समय है वह है 1681 से 1790 विक्रमी संवत और उत्तर अलंकृत काल का समय है 1791 से 1889 विक्रमी संवत। ठीक है, चलिए अगला है परिवर्तन काल और वर्तमान काल। परिवर्तन काल की जो समय सीमा है वह है 1890 से 1925 विक्रमी संवत और वर्तमान काल की समय सीमा जो है वह है 1926 विक्रमी संवत से अब तक। ठीक है, अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन, जो कि हिंदी में काल विभाजन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो काल विभाजन है उससे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, चाहे एमपी ग्रेड 1 मेंस का एग्जाम हो या उसके पहले जो एग्जाम हुआ था एमपी का उसका हो या टीजीटी पीजीटी का हो, यहाँ तक कि टेट सुपर टेट में भी पूछे जाने की भरपूर संभावना रहती है और टीजीटी पीजीटी में भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है और DSSB में भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो काल विभाजन है वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है उन्होंने 4 प्रकार जो काल विभाजन किया है उसमें 4 हैं, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और गद्यकाल। तो इन्होंने नाम जो दिया है वह है वीरगाथा काल, भक्तिकाल, रीतिकाल और गद्यकाल। और जो एक और नाम दिया है वह है आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। तो 1000 इसका जो समय है आदिकाल का वह है 1050 से 1375 विक्रमी संवत और भक्ति काल का समय है 1375 से 1700 विक्रमी संवत और रीतिकाल का समय है 1700 से 1900 विक्रमी संवत और जो आधुनिक काल है यानी गद्य काल है उसका समय है 1900 से अब तक। तो आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल भी कहा है, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा है, उत्तर मध्यकाल और रीतिकाल, आधुनिक काल और गद्य काल। समय क्या है 1050 से 1375 विक्रमी संवत, 1375 से 1700 विक्रमी संवत, 1700 से 1900 विक्रमी संवत और 1900 से 1984। 1984 इसलिए है कि 1984 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की डेथ हो जाती है। तो इसको आप लोग संवत 1900 से 1984 भी कर सकते हैं या अब तक भी कर सकते हैं। तो वीरगाथा काल पूछा जाता है कि वीरगाथा काल नाम किसने दिया है, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया है। तो आदिकाल को वीरगाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। और आदिकाल नाम भी पूछा जाता है कि वीरगाथा काल को आदिकाल नाम किसने दिया है। तो ऑप्शन में यदि हजारी प्रसाद द्विवेदी रहेंगे तो सबसे पहले आप हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को लगाइएगा और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नहीं रहेंगे तब वहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को लगाइएगा। ठीक है, चलिए आगे है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संधि एवं चारण काल, क्या पूछा जाता है, संधि काल एवं चारण काल दोनों एक साथ में लिखा रहता है कि संधि एवं चारण काल आदिकाल को किसने कहा है। तो संधि एवं चारण काल किसने कहा है,
डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। संधि काल का समय 750 विक्रमी संवत से 1000 विक्रमी संवत तक है और चारण काल का है 1000 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत। और भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल का जो समय है वह जो रामचंद्र शुक्ल जी का समय था वही है लगभग। देखिए 1375 से 1700, 1700 से 1900 और 1900 से अब तक। तो भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल का जो समय है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो समय है वही समय यहाँ पर भी है, केवल संधि काल और चारण काल का समय अलग है। तो संधि काल का समय 750 विक्रमी संवत से 1000 विक्रमी संवत और 1000 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत। आपको यही संधि काल और चारण काल याद रखना है विशेष तौर पर कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या कहा है, आदिकाल को संधि एवं चारण काल कहा है। और केवल चारण काल पूछा जाए, केवल चारण काल पूछा जाए, ऑप्शन में डॉक्टर रामकुमार वर्मा न रहे तब आप क्या लिखेंगे, तब आप निशान लगाकर आएंगे ग्रियर्सन, क्योंकि चारण काल किसने कहा है, सबसे पहले ग्रियर्सन ने कहा है। और जब ग्रियर्सन न रहे और चारण काल पूछा जाए, जब ग्रियर्सन ऑप्शन में नहीं रहेंगे तब ऑप्शन में रहेंगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा। कभी कभी संधि काल एवं चारण काल इसको अलग अलग पूछ लेता है इस चारण काल आदिकाल को किसने कहा है, और ऑप्शन में ग्रियर्सन जी को नहीं रखता है तब वहां पर रखे जाते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। चलिए, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार काल विभाजन। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा नहीं था, बल्कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था उसका क्या किया था, उसका संपादन किया था। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या किया था, हिंदी साहित्य के इतिहास का संपादन किया था केवल। तो संपादन में जो इन्होंने काल विभाजन किया था वह है आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो आदिकाल का जो समय है वह है 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। क्या है समय सीमा आदिकाल की, 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। और भक्ति काल की समय सीमा है 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक। और रीति काल की समय सीमा है 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक। और आधुनिक काल की समय सीमा है 19वीं सदी के मध्य से अब तक। उसके बाद आधुनिक काल में इन्होंने भारतेंदु युग को क्या कहा है, पुनर्जागरण काल कहा है। क्या कहा है, पुनर्जागरण काल, यानी भारतेंदु काल। जो पुनर्जागरण काल है इसकी समय सीमा इन्होंने जो रखा है वह है 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। और पुनर्जागरण काल के बाद आता है जागरण सुधार काल। देखिए यहां पर क्या है, पुनर्जागरण काल, यहां पर क्या है, पुनर्जागरण काल। तो यही जागरण आप उठा के यहां रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, जागरण सुधार काल। याद करने की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं कि पुनर्जागरण काल और पुनर्जागरण का जागरण उठा के नीचे रख दीजिए तो जागरण सुधार काल हो जाएगा। और जागरण सुधार काल किसे कहते हैं, द्विवेदी युग को कहते हैं। इसकी समय सीमा क्या है, तो इसकी समय सीमा है 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। तो पुनर्जागरण काल यानी भारतेंदु युग की समय सीमा है 1857 से 1900 ईस्वी तक। और जागरण सुधार काल यानी द्विवेदी युग की समय सीमा है 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। और आगे है जागरण सुधार काल के बाद आ जाता है छायावाद काल। छायावाद काल की जो समय सीमा है वह है 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। 1918 से 1938 ईस्वी तक छायावाद छायावाद 1918 से 1938 ईस्वी तक। और छायावाद देखिए, पुनर्जागरण, यहां जागरण उठा के आप यहां रखे, पुनर्जागरण काल, यही जागरण से शुरू हो जाएगा, फिर जागरण सुधार काल, फिर छायावाद काल, और छायावाद से यही छाया उठा के आप नीचे रख देंगे तो हो जाएगा छायावादोत्तर काल। और छायावादोत्तर काल में आता है प्रगति प्रयोग काल। तो प्रगति प्रयोग काल की समय जो है
सीमा वह है 1938 से 1953 ईस्वी तक। 1938 से 1943 तक रहता है प्रगति, और 1943 से 1953 तक आ जाता है प्रयोग काल। तो प्रगति से प्रयोग काल है, इसलिए यहाँ पर 1938 से 1953 है। जबकि प्रगति काल का समय सीमा क्या है, 1938 से 1943 तक प्रगति काल रहता है, और प्रयोग काल रहता है 1943 से 1953 तक। और उसके बाद आ जाता है नवलेखन काल। नवलेखन काल का समय है 1953 ईस्वी से अब तक। ठीक है, 1953 ईस्वी से अब तक। चलिए अगला जो हमारा बिंदु है वह है विभिन्न कालखंडों के नामकरण। हम क्या देखेंगे, विभिन्न कालखंडों के नामकरण। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में, और चाहे जो एग्जाम हो, यहां तक कि यूपी टेट में भी अब यहां से क्वेश्चन आना शुरू हो गया है। यहां से क्वेश्चन आना आरंभ हो चुका है, किसमें, यूपी टेट के एग्जाम में। तो विभिन्न कालखंडों के नामकरण पर यहां हम चर्चा करेंगे, जो मुख्य मुख्य नाम है उस पर चर्चा करेंगे। तो आदिकाल के संदर्भ में चर्चा करेंगे कि आदिकाल को और किस काल के नाम से जाना जाता है। तो बताइए आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया है, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया है। चलिए पहला है चारण काल। अभी मैंने आपको बताया था कि चारण काल नाम किसने दिया है आदिकाल का। तो आदिकाल को चारण काल कहा है ग्रियर्सन ने कहा है। किसने कहा है, ग्रियर्सन ने कहा है। और आरंभिक काल किसने कहा है, देखिए आरंभिक काल और प्रारंभिक काल। आरंभिक काल और प्रारंभिक काल दो काल हैं, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कंफ्यूजन की स्थिति हमेशा विद्यार्थियों में बनी रहती है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं यहां पर आरंभिक काल और प्रारंभिक काल दोनों कालों को एक साथ में, मतलब ऊपर नीचे के क्रम में लिखा है। देखिए अगर आरंभिक काल पूछा जाए तो इसके लेखक कौन है, मिश्रबंधु। आरंभिक काल नाम किसने दिया है, मिश्रबंधु। ये तो एकदम क्लियर है, क्या है, क्लियर है कि आरंभिक काल का नाम किसने दिया है, मिश्रबंधुओं ने दिया है। और मिश्रबंधुओं में कौन कौन आता है, कमेंट करके आप लोग बताइए कि मिश्रबंधुओं में कौन कौन आता है। आरंभिक काल मिश्रबंधुओं ने दिया, और दूसरा है प्रारंभिक काल। क्या है, प्रारंभिक काल। तो प्रारंभिक में यहां पर क्या है, पा है। प्रारंभिक का पहला अक्षर क्या है, पा है। और गणपति में क्या है, यहां पर भी पा है। क्या है, पा है। तो प्रारंभिक काल किसने लिखा, गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा। प्रारंभिक काल किसने लिखा, गणपति चंद्र गुप्त। अभी जब मैं मिश्र बंधुओं का काल विभाजन आपको बता रहा था, तो वहां पर पहला इन्होंने जो काल विभाजन किया था, मतलब मिश्र बंधुओं ने जो काल विभाजन किया था, उसमें पहला जो था वह था आरंभिक काल। तो आरंभिक काल मिश्र बंधु हो गया, लेकिन प्रारंभिक काल भी मिश्र बंधुओं का है, ऐसा किताबों में दिया हुआ है। लेकिन प्रारंभिक काल किसका है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। आप प्रारंभिक काल में प्रारंभिक काल जब एग्जाम में पूछा जाए, ऑप्शन में जब डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ना रहे, कौन ना रहे, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, पहले तो आप विकल्प में ये देखिएगा कि प्रारंभिक काल पूछा जा रहा है और ऑप्शन में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी हैं कि नहीं। अगर हैं तो आप डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी पर सही का निशान लगाइएगा। अगर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी नहीं है, तब देखिएगा कि मिश्र बंधु हैं कि नहीं। अगर मिश्र बंधु हो तब मिश्र बंधु को लगाइएगा। तो आरंभिक काल मिश्र बंधु और प्रारंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त। प्रारंभिक में पा और गणपति में पा, तो प्रारंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त। बीजवपन काल किसने लिखा है, आदिकाल का नाम बीजवपन काल किसने रखा है, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रखा है। किसने रखा है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रखा है। और इसके बाद आ जाता है सिद्ध सामंत काल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा जाता है एग्जाम में कि सिद्ध सामंत काल आदिकाल को किसने कहा है। तो सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। किसने कहा है, राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। और अगला है वीर काल।
वीर काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। वीर काल को याद करने की ट्रिक है वा से वीर और वा से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, वाह वहां पर भी है और वाह यहां पर भी है, तो वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और वीर गाथा काल तो आप लोग जानते ही हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो काल विभाजन किया था, उन्होंने आदिकाल को क्या कहा था? वीर गाथा काल कहा था। तो वीर गाथा काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया। और उसके बाद है संधि एवं चारण काल। तो अभी मैंने बताया था राम कुमार वर्मा जी का जब काल विभाजन मैं कर रहा था तो मैंने बताया था कि संधि काल और चारण काल किसने कहा है? आचार्य राम कुमार वर्मा ने कहा है। संधि एवं चारण काल किसने कहा है? राम कुमार वर्मा जी ने कहा है। और अगला है आदिकाल। तो मैंने ये भी बताया था कि आदिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जरूर कहा है, लेकिन ऑप्शन में अगर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लगा के आना। अगर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नहीं हैं तब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को लगाना, ठीक है। और आगे है आधार काल। क्या है? आधार काल। यही आधार काल मैं आपको बताने वाला था। आधार काल ये एग्जाम में पूछा जाता है और इसका नाम दो विद्वानों ने रखा है, एक है सुमन राजे और दूसरे हैं मोहन अवस्थी। कौन कौन इसका नाम रखा है आधार काल? मोहन अवस्थी और सुमन राजे। मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने क्या कहा है? आधार काल कहा है। तो आधार काल जब पूछा जाएगा तो वहां पर या तो दोनों लोगों का नाम दिया जाएगा, मोहन अवस्थी सुमन राजे, या एक का ही नाम रहेगा, या तो मोहन अवस्थी दिया रहेगा या सुमन राजे दिया रहेगा। और अगला है पूर्व मध्यकाल यानी भक्तिकाल। तो पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहा जाता है, इसको आप लोग जानते ही हैं। और उसके बाद है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल का मतलब होता है रीतिकाल। आदिकाल यानी वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल यानी भक्तिकाल और उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल। तो रीतिकाल नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। रीतिकाल नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। और रीतिकाल के बाद आता है रीति काव्य। कभी कभी रीति काव्य पूछ लेता है कि रीति काव्य नाम किसने दिया है? तो रीति काव्य नाम ग्रियर्सन ने दिया है। किसने दिया है? ग्रियर्सन ने दिया है। और इसके बाद है अलंकृत काल। अलंकृत काल नाम किसने दिया है? मिश्र बंधुओं ने दिया है। क्या नाम दिया है? अलंकृत काल। और उसके बाद है श्रृंगार काल। श्रृंगार काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। ये क्वेश्चन श्रृंगार काल किसने कहा है, यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है। ये जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का एग्जाम अभी हुआ था 2021 वाला, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था कि श्रृंगार काल रीतिकाल को किसने कहा है। तो श्रृंगार काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। और कला काल किसने कहा है? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। किसने कहा है कला काल? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। तो ये हुआ आज हिंदी साहित्य का इतिहास से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था उस पर मैंने विस्तार से चर्चा किया। और इसके बाद इसी प्रकार से हम आगे भी विस्तार पूर्वक चर्चा करते चलेंगे। इसके बाद हम आपके सामने लाएंगे हिंदी का मतलब आदिकाल, हिंदी साहित्य का इतिहास से तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे उसको मैंने आपके समक्ष रख दिया है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे आदिकाल के बारे में। तो आदिकाल से भी क्वेश्चन जहां जहां से बनते हैं उस प्रकार जो है हैंड रिटन नोट्स में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और उसमें हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो क्लास कैसी रही कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए। और जो भी विद्यार्थी एमपी वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं और टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और DSSB की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर रेगुलर क्लास 4 बजे से 5 बजे तक चलती है और कक्षा निःशुल्क चलती है, कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। तो आप लोग यहाँ पर आकर जो है जुड़ सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रखिए अपना ख्याल। क्लास कैसी रही कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।